हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गॉस के नियम के अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं अनंत रेखीय आवेश या कह लीजिए अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। यहाँ पे हम गॉस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे प्रयोग करते वक्त हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले हम दिशा ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, और उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ये अनंत, मान के चलिए अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है जिसका आवेश घनत्व लैम्बडा है। इसके कारण इस तार से लंबवत दूरी, और ये दूरी ले रहे हैं हम r से, इस पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे तार को जो अनंत लंबाई का है समान लंबाई के अल्पांशों में विभक्त मानते हैं। ठीक है, और बिंदु P के सम्मुख तार पर कोई बिंदु O लेते हैं। अब बिंदु O से समान दूरी पर, दोनों ओर समान दूरी पर स्थित अल्पांशों को चुनते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक ऐसा ही युग्म चुन रहे हैं, अल्पांश युग्म। एक अल्पांश ले रहे हैं इस ओर A1 और इस ओर A2। यहाँ पर ये दूरी OA1L है और ये दूरी भी OA2L है, यानी ये दोनों दूरी हमें समान रखनी है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व समान है तो समान लंबाई के अल्पांशों पर आवेश की मात्रा भी क्या होगी, समान रहेगी। आवेश की मात्रा समान रहेगी। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये दूरी r दोनों के लिए समान है। अगर आप देखें तो ये समकोण त्रिभुज होगा और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। तो ये दूरी यानी कि A1P बराबर होगा A2P के, यानी कि दूरी समान है, आवेश की मात्रा समान है। तो A1 और A2 अल्पांशों के कारण बिंदु P पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा उसकी तीव्रता भी समान होगी। ठीक है, मान लीजिए उस तीव्रता को हम दर्शा रहे हैं DE से। ठीक है, लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न होगी। A1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो A1P की अनुदिश होगी, और A2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो A2P के अनुदिश होगी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे समान है लेकिन दिशाएं भिन्न भिन्न है। तो इन दोनों अल्पांश के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनको यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमारे पास आ रही हैं उनको उनके क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में हम वियोजित कर रहे हैं। तो जैसे ही हम क्षैतिज घटक में वियोजित करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होते हैं, यानी ये संयुक्त हो जाते हैं, जबकि ऊर्ध्व घटक परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं। इस कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अब इसके बाद जैसे कि हमने ये दो अल्पांशों का युग्म चुना था, अब बिंदु O से दोनों ओर समान दूरी पर स्थित आप कोई भी अल्पांश युग्म ले सकते हैं, सभी के लिए यही अवस्था प्राप्त होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस संपूर्ण आवेशित तार के कारण बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस आवेशित तार के अभिलंबवत या कह लीजिए त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी। ठीक है, अभिलंबवत या त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि किसी आवेशित तार के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। अब दिशा हमें मालूम चल गई, हमें ज्ञात करना है परिमाण। परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, क्योंकि गाउस के नियम का प्रयोग करना है और गाउस के नियम को प्रयोग करने के लिए आपको गाउसियन पृष्ठ का अनुमान लगाना आवश्यक है, उसका होना आवश्यक है। तो हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि ये आवेशित तार इस तरह से है और बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और अगर गाउस का नियम लगा रहे तो एक गाउसियन पृष्ठ अगर जो इस तार को परिबद्ध किए हुए, तो उसकी आकृति कैसी हो सकती है, इस तार को चारों ओर से घेरे हुए, और ये आकृति हो सकती है एक बेलनाकार आकृति। तो हम L लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं जिसमें दो वृत्तीय पृष्ठ हैं S1 और S3, और S2 इसका वक्रीय पृष्ठ है, और इस वक्रीय पृष्ठ पर बिंदु P उपस्थित है, और यहाँ पर जो तार है वो इस बेलन की अक्ष के अनुदिश है। तो इस तरह से हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गाउसियन पृष्ठ हमने ले लिया है। अब इस पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि गाउस के नियम का हमें प्रयोग करना है। अब इससे संबद्ध फ्लक्स क्या होगा, गाउस के नियम से हम जानते हैं फाई ई किसके बराबर होता है, बंद पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये बराबर किसके होता है, सिग्मा क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इसका मान ज्ञात करना ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर का। अब ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर का मान ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ को अल्पांशों में विभक्त मानते हैं। तो हम ये ले रहे हैं कि जो आपका वृत्तीय पृष्ठ S1, इसको भी हमने अल्पांशों में विभक्त मान लिया, और मान लीजिए एक अल्पांश को हम दर्शा रहे हैं DS1 से। S2, इसको भी हमने अल्पांशों में विभक्त मान लिया, और किसी एक अल्पांश को हम कह रहे हैं DS2, और ये अल्पांश हम यहाँ पे लेंगे बिंदु P पर, यानी कि बिंदु P इस पर उपस्थित हो। और ये हम S3 ले रहे हैं, इसको भी अल्पांशों में विभक्त मान रहे हैं, और यहाँ पर हम अल्पांश को दर्शा रहे हैं DS3 से। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इन अल्पांशों की ही बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हमेशा तार के अभिलंबवत बाहर की ओर रहेगी, लेकिन यहाँ पे इस पर जो क्षेत्रफल सदिश है अल्पांश का, वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर आ जाइए S2 के लिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के अभिलंबवत बाहर की ओर इस डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश सदिश ले तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों की दिशाएं समान होगी। और S3 के लिए हम बात करें तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, और आपका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इसके अभिलंबवत बाहर की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब आगे हम इसको सरल करते हैं गाउस के नियम से। तो अब बंद पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर है, और ये पृष्ठ मिलकर बना है 3 प्रकार के पृष्ठों से। 2 वृत्तीय पृष्ठ है S1 और S3, और एक वक्रीय पृष्ठ है S2। तो इस तरह से हम इसको प्रसारित करके लिखते हैं। तो यहाँ पे समाकलन हो जाएगा S1 ई डी एस वन प्लस समाकलन S2 ई डी एस टू प्लस समाकलन S3 के सापेक्ष ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री, और ये बराबर किसके, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम सिग्मा क्यू का मान ज्ञात करें कि इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध आवेश कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिए, लंबाई हमने क्या ली है, गाउसियन पृष्ठ की L ली है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। तो कुल आवेश सिग्मा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा L के। ये मान हम यहाँ पे रख देंगे। अब आगे सरल करते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर, जैसे कि आप जानते हैं सूत्र होता है कि ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर किसके बराबर लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है ई डी एस कोस थीटा के। अब अगर हम पहले पद के लिए ले कि समाकलन S1 ई डी एस वन कोस, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90, तो ये क्या जाएगा, कोस 90। इसी प्रकार समाकलन S2 ई डी एस टू कोस 0, क्योंकि दोनों के मध्य बनने वाला कोण कितना है, यहाँ पे 0 है। और आपका इसी प्रकार आगे समाकलन S3 ई डी एस थ्री कोस 90। अब कोस 90 का मान आप सभी जानते हैं 0 होंगे, तो पहला और तीसरा पद यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पद आपका हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है। समाकलन S2 ई डी एस टू, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस समाकलन S2 ई डी एस टू प्लस 0 बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप आगे आइए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका समाकलन करेंगे। अब ई तो कांस्टेंट है क्योंकि दूरी समान है, तो कौन इसको तो बाहर ले लेंगे। समाकलन हो जाएगा ds2 का लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे समाकलन S2 ds2 यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और ये मान किसके बराबर होगा, 2 पाई RL, यानी कि वक्र पृष्ठ का मान, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये 2 पाई RL के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा आपका ई 2 पाई RL लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दूसरी ओर ले आएंगे तो ये आ जाएगा ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर बराबर ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका लैम्डा अपॉन आर कैप न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। हम यहाँ पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 से अगर हम ऊपर नीचे गुना करें तो ये हो जाएगा ई वेक्टर बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 राशियों पर निर्भर कर रही है, एक लैम्डा पर और एक आर पर। ई अनुक्रमानुपाती होता है किसके, लैम्डा के, यानी कि आवेश घनत्व जितना ज़्यादा होगा एक निश्चित दूरी आर पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका एक तार आपको आवेशित तार दे दिया है तो उसके लिए लैम्डा का मान क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ठीक है, आप उसको परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में ई किस पर निर्भर करेगा, केवल आर पर। ई यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आर के। तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ता चला जाएगा ई का मान आपका घटता चला जाएगा व्युत्क्रम रूप से। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ लें ई और आर के मध्य तो ये ग्राफ इस तरह से आते हैं। ई और आर के मध्य ले रहे हैं तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ रहा है ई का मान व्युत्क्रम रूप से कम हो रहा है। यदि आर के स्थान पर हम 1 अपॉन आर लें और विद्युत क्षेत्र तीव्रता लें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है गाउस के नियम से
आपका आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा अनुप्रयोग ले रहे हैं। दूसरा अनुप्रयोग है कि हम एक अचालक प्लेट ले रहे हैं जो अपरिमित लंबाई की है, जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है, अपरिमित है। आप मान लीजिए ये अचालक प्लेट है, अपरिमित लंबाई की। अब इसका एक भाग आपको दर्शाया गया है यहाँ चित्र में। ठीक है, अचालक प्लेट है, उसके कारण किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप ध्यान दीजिए कि जो अचालक होता है, अचालक के किसी बिंदु पर आप जितना भी आवेश देंगे वो केवल उसी बिंदु पर बना रहेगा। चालक में इसका विपरीत होता है। चालक में क्या होता है, जैसे आप किसी बिंदु पर आवेश दे दी, वो समान और सतत रूप से क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। लेकिन अचालक में ऐसा नहीं होता है। अचालक में क्या होता है कि आप जिस बिंदु पर आवेश देंगे, आवेश उसी बिंदु पर बना रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको उस अचालक को सम आवेशित करना है, समान रूप से आवेशित करना है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आपको समान आवेश देना होगा। ठीक है, यानी एक तरह से उसके प्रत्येक बिंदु पर आपने समान आवेश दिया है। ठीक है, तो यही अवस्था यहाँ पे कि ये अपरिमित अचालक प्लेट है और उसके प्रत्येक बिंदु पर आपने समान आवेश दिया है, यानी कि सम आवेशित है। अब इसके कारण किसी बिंदु P पर जिसकी दूरी इस अचालक प्लेट से r है, अभिलंबवत दूरी, ठीक है, आपको ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब हम क्या करते हैं, बिंदु P के सम्मुख एक बिंदु O ले लेते हैं, केंद्रीय बिंदु O। अब केंद्रीय बिंदु O हमने ले लिया। अब इसे समान दूरी पर दोनों ओर, ठीक है, कोई ऐसे बिंदु चुनते हैं जिनकी दूरी बिंदु O से क्या हो, समान हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं A1 ले रहा हूँ और A2 ले रहा हूँ, O से इनकी दूरी क्या है, समान है। ठीक है, अब क्योंकि समावेशित है तो प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान समान है, तो इन बिंदुओं पर भी आवेश का मान समान होगा। अब इन बिंदुओं से जो दूरी होगी, यानी कि A1P और A2P ये समान होगी। अब दूरी समान है, आवेश की मात्रा समान है, तो इन दोनों बिंदुओं के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी समान होगी। मान लीजिए हम उसको DE से दर्शा रहे हैं, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। मान लीजिए इस दिशाओं को हम अल्फा कोण से निरूपित कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि आपका OP के साथ जो कोण बन रहा है वो आपका अल्फा है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदु युग्मों के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इनको इनके यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमें प्राप्त हुई A1 के कारण और A2 के कारण, उनको उनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर रहे हैं। अब उसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे चित्रानुसार कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर विपरीत दिशा में आते हैं, जबकि जो क्षैतिज घटक हैं वो OP दिशा यानी कि एक ही दिशा में आते हैं। तो यहाँ पे जो आपके क्षैतिज घटक है वो संयुक्त हो जाते हैं और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं। अब आप इस बिंदु O के चारों ओर, ठीक है, और समान दूरी रखते हुए, ठीक है, ऐसे कोई भी दो बिंदु युग्म चुन लीजिए, ठीक है, जिनके कारण बिंदु P पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो हमें यही अवस्था प्राप्त होगी। और आप बिंदु O से लेके आप अनंत तक किसी भी दिशा में बढ़ जाइए, ठीक है, परस्पर विपरीत दिशा में दो बिंदु चुनते हुए, बिंदु युग्मों को लेते हुए, तो आपको यही अवस्था प्राप्त होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पूरी अपरिमित अचालक समरूप आवेशित प्लेट या पट्टिका के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस पट्टिका या इस प्लेट के अभिलंबवत या कह लीजिए त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें दिशा पता चल जाती है। अब हमें ज्ञात करना है इसका परिमाण। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, उसी तरह से एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और ऐसा गाउसियन पृष्ठ जिस पर या जिसके पृष्ठ पर बिंदु P उपस्थित हो। तो हम एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम गाउसियन पृष्ठ लेंगे वो पुनः आपका बेलनाकार आएगा। हम S क्षेत्रफल के एक गाउसियन पृष्ठ की, जिसका वृत्तीय क्षेत्रफल आपका S है, एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ मैंने इधर भी R दर्शाया और इधर भी R। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि जब हम अचालक समावेशित अचालक प्लेट लेते हैं, यानी उसको समावेशित करने के लिए क्या करना होता है, उसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश देना होता है। तो जितना आवेश इसके पृष्ठ पर है उतना ही पृष्ठ के अंदर है अचालक प्लेट के। तो ये पृष्ठ पर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और जो पृष्ठ के अंदर उसके कारण। अब दोनों चित्रों को अगर एक तरफ दर्शाएं तो ये हमें स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इस कारण इसको अलग दर्शाया। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि इस पट्टिका से S1 की दूरी यहाँ पे हम R ले रहे हैं और इधर S2, ये मूलतः ये यहीं पर है। ठीक है, तो इस तरह से आप मान के चलिए इसको इस तरह दर्शा। तो ये बेलनाकार पृष्ठ की हम कल्पना कर रहे हैं। ये दो उसी तरह से, क्योंकि बेलनाकार पृष्ठ है तो ये दो वृत्तीय पृष्ठ हो, जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं, S1 से और S2 से, और एक वक्रीय पृष्ठ जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं, S3 से मिलकर बना है।
ठीक है। अब इस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स की बात करें तो फाई ई किसके बराबर आएगा, गाउस के नियम से बंद पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ठीक है। और हम मान के चल रहे हैं कि जो ये आवेशित प्लेट है उसके लिए पृष्ठ आवेश घनत्व उसको हम दर्शा रहे हैं सिग्मा से, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा क्यू यानी कि इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध आवेश है सिग्मा क्यू वो किसके बराबर होगा, सिग्मा एस के बराबर होगा, ठीक है। अब आगे इसको सरल करते हैं, प्रसारित करते हैं। तो अब हम तीनों पृष्ठों के सापेक्ष इसको प्रसारित करना होगा यानी कि इसको सरल करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इनको अल्पांशों में विभक्त मानते हैं और मान लीजिए यहाँ पर एक अल्पांश सदिश ले रहे हैं S1 के लिए यहाँ पर DS1, S2 के लिए DS2 और S3 पर DS3 एक अल्पांश हम चुन रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हमें पता है कि इस अचालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। तो S1 के लिए आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों एक ही दिशा में आएंगी। इसी तरह से S2 के लिए भी होगा और लेकिन S3 के लिए इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो हम प्रसार कर रहे हैं आगे इस समीकरण का, समीकरण 1 का। तो समाकलन S1 ई वेक्टर डॉट डी S1 प्लस समाकलन S2 ई वेक्टर डॉट डी S2, ठीक है, और समाकलन S3 ई वेक्टर डॉट डी S3, ठीक है। यानी कि ये DS1 DS2 और DS3 ये बराबर होगा किसके, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा समाकलन S1 ई डी S1, दोनों की दिशाएं एक थी तो बनने वाला कोण 0 तो कोस 0। इसी तरह से समाकलन S2 ई डी S2 कोस 0, समाकलन S3 ई डी S3 और इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री है तो कोस 90, ये बराबर किसके, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है, तो मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा समाकलन S1 ई डी S1 प्लस समाकलन ई डी S2 प्लस 0 सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आगे समाकलन करेंगे तो यहाँ पे ई एक निश्चित दूरी के लिए कांस्टेंट है, ई को बाहर ले लेंगे तो समाकलन S1 डी S1 समाकलन S2 डी S2 ई एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे समाकलन S1 डी S1 और समाकलन S2 डी S2, ठीक है। यानी कि ये वृत्तीय क्षेत्रफल है और वृत्तीय क्षेत्रफल हमने कितना लिया है बेलन का, वो S है, तो यानी कि ये S के इक्वल आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा ES प्लस ES इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2ES बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2E ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और E का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस अवस्था के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रही, यानी कि E R पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो R का मान कुछ भी हो, E का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से वक्र ये आपका आ जाएगा और साथ ही साथ ये निर्भर करेगा किस पर, सिग्मा पर, ठीक है। तो ये सिग्मा पर निर्भर कर रहा है। तो जैसे जैसे सिग्मा का मान अधिक होगा तो E का मान भी बढ़ता चला जाएगा एक निश्चित दूरी के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।